Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is mode of inheritance. So what is mode of inheritance? इसके बारे में हम पहले भी पेडिग्री में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा कि पेडिग्रीज किस तरह बनाई जाती हैं, किस तरह से हम प्रेडिक्शंस करते हैं डिजीजेस की। और मोड ऑफ इनहेरिटेंस ये है कि हमारे पास किस तरह से इनहेरिटेंस आगे ट्रांसमिट हो रही है फैमिलीज के अंदर, ठीक है। दैट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्क्राइब हाउ अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन अ फैमिली, कि कैसे अगर कोई डिजीज है आपकी फैमिली में तो वो किस तरह से आपकी बाकी पूरी फैमिली के अंदर ट्रांसमिट होगी, ठीक है। These patterns help to predict the recurrence risk of for the relative. Recurrence risk क्या होता है जी? आपके पास ये रिस्क होता है जी कि आपके अंदर डिजीज डेवलप होने का चांस, ठीक है। इसको हम रिस्क रेकरेंस रिस्क बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ये कितना है आपके रिलेटिव्स के लिए, तो ये हम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं? मोड ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू ही हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हम डिफरेंट देखेंगे। ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास, एक्स लिंक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। हम उसके अकॉर्डिंग इन जितने भी प्रिंसिपल्स, इन जितने भी रूल्स हम अभी स्टडी करेंगे, इन सारों को हम मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद फिर हम तब जाके हम पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग जो आपने इससे पहले आपने पेडिग्री ड्राइंग सीखी है कि किस तरह से पेडिग्री बनाई जाती है, वो एक आपके पास इनिशियल प्रैक्टिस थी। उसके बाद जो हम अभी लेक्चर के अंदर सब चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हमें ये चीज पता चल जाएगी जी कि हमने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता जाना है और हमारे पास किस तरह से मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास मूव करेगी और किस तरह से ये हमारे पास आगे ट्रांसमिट हो सकती है। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस को दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है। पहली जो होती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हम ऑटोसोम और एक्स लिंक जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स की बेस पे उसको मोड ऑफ इनहेरिटेंस को डिवाइड करके देखते हैं। और दूसरा हम जब देखते हैं कि उसमें हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को देख रहे होते हैं कि आया उसमें एलील्स डोमिनेंट हैं या वो रिसेसिव हैं। सिंपली आप कह सकते हो कि वो डिजीज हमारे पास डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। मगर ओवरऑल जब हम साइंटिफिक वे में कहेंगे तो हम कहेंगे कि वो एलील ऑन द बेसिस ऑफ एलील्स, जिसमें वो हम डोमिनेंस ऑफ एलील एंड रिसेसिव ऑफ एलील्स को रिसेसिवनेस ऑफ एलील को हम कंसीडर करके देख रहे होते हैं। और दूसरे केस में हम ओवरऑल जो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम को देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, ऑटोसोमल और एक्स लिंक जो है पहली क्लासिफिकेशन है और डोमिनेंट और रिसेसिव दूसरी क्लासिफिकेशन है। इस पूरे डिसऑर्डर जिसमें इतने हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने कहा जी कि हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो हमारे पास टू ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल एक क्लासिफिकेशन है, जबकि हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव दूसरी क्लासिफिकेशन है। बट लेटर ऑन हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा जी कि आपके पास अगर एक्स लिंक क्रोमोसोम्स हैं तो उनके अंदर भी डोमिनेंट एलील्स हैं और उसके अंदर रिसेसिव एलील्स भी मौजूद हैं। उसी तरह ऑटोसोम्स देखा गया तो उसके अंदर डोमिनेंट भी पाए जाते हैं, उसके अंदर भी रिसेसिव पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ओवरऑल जो है हमारे पास इसको सिंगल क्लासिफिकेशन कर दिया और हमारे पास क्या कर दिया उन्होंने, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस एंड सेम एज इट इज एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये जो हमारे पास जो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस को फिर हमारे पास मॉडिफाई करके स्टडी करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल हम हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास चार तरह का हो सकता है। मगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस की सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस हैं जी कि डिजीज प्रिडिक्शन आप कर सकते हो कि आपकी आने वाली नस्ल में या फिर आपकी फैमिली में किस तरह से कोई भी डिजीज रन हो सकती है। काउंसलिंग फॉर द प्रिवेंशन, सबसे पहले आपको जब आइडिया हो गया कि हाँ जी ये डिजीज प्रिवेल करेगी आपकी फैमिली के अंदर, तो आपने क्या करना है कि आपने काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग किस तरह से, प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती हैं, दिस इज नॉन एज काउंसलिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास कजन जो है कजन मैरिजेस की वजह से आपको हीमोफीलिया आपकी फैमिली में रन हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि उन इंडिविजुअल्स की काउंसलिंग करनी है कि आप लोगों ने इस तरह से कजन मैरिजेस में नहीं जाना, आप जो है आउट ऑफ फैमिली शादी करो ताकि जो है आप जो है इस डिजीज को प्रिवेंट कर सको आपकी आने वाली जो है जनरेशन उसके अंदर। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर क्या हमारे पास जो है अभी डिजीज जो है उसने जो है हमारे पास खुद को डेवलप नहीं किया, मगर हम क्या करते हैं उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं जी कि हाँ इस फैमिली के अंदर ये डिजीज आपके पास आ सकती है, तो उसकी बेस पे हम उसको कॉन्टिन्यूसली अर्ली डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट भी हो सकती है एट द अर्ली स्टेजेस। एंड फाइनली जेनेटिक थेरेपी हम जो है इसी की बेस पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जी कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस चार तरह का होता है। पहला होता है जी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव एंड देन द सेकंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है इस पूरे प्रोसेस में वो है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है जी कि व्हेन एन आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस गैमीट्स, कॉपीज ऑफ जीन्स सेपरेट सो दैट ईच हमारे पास जो है सेल हाउस को हमारे पास जो है इक्वल नंबर ऑफ जो हमारे पास मिल जाए। ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन कॉपी ऑफ एलील, कि हमारे पास हर एक जो है हमारे पास गैमीट के पास सिंगल कॉपी ऑफ एलील हो, ठीक है।
अब क्या होता है, अगर हम देखते हैं मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या, आप देख सकते हो जी कि आपके पास दो क्रोमोसोम हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, वाई क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है मेटाफेज में, क्या होता है, ये हमारे पास हम इक्वेटोरियल प्लेट की जब बात करते हैं कि मेटाफेज प्लेट पे वो आके जो हमारे पास अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है मियोसिस फेज 2 जिसको हम प्रोफेज 2 कह रहे होते हैं, हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सेग्रीगेशन होती है। सेग्रीगेशन क्या होती है, एक दूसरे से अलग होना, और उसकी बेस पे हमारे पास दोनों सेल्स के पास हमारे पास अलग अलग जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। और हमारे पास अगर कि ये हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज अ डिप्लाइड हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। डिप्लाइड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या होता है, लेटर ऑन दे विल सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन होने के बाद एनाफेज एंड टीलोफेज में हमारे पास क्या होती है, इनकी कंप्लीट सेपरेशन होगी, और ईच डॉटर सेल के पास हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होगा, तब जाके हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जर्म सेल्स या गेमीट सेल्स के की जो रीजन जो है वहां पे हैप्लॉइड सेल्स होने की, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। ये चीज आपने याद रखनी है। दैट इज वाई कि आपके पास डिप्लाइड से आपके पास क्या हुए हैं, आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है या एलील्स का नंबर है वो हमारे पास अप्लाइड हुआ है। अगर ये माइटोसिस होता तो ये डिप्लाइड ही रहता। तो हमारे पास इसका रीजन ये है कि हमारे पास जब भी हम गैमीट्स की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जितने भी हमारे पास गैमीट्स, वहां पे फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। मीन एक और गैमीट सेल आएगा, वो उसके साथ फ्यूज करेगा, उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा और उसको अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा। और अगर के इसके अंदर ऑलरेडी दो हमारे पास डिप्लाइड हमारे पास जेनेटिक मटेरियल हुआ तो वो हमारे पास ट्रिप्लाइड हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट वी नीड हैप्लॉइड गैमीट्स ऑलवेज इन द केस ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब अगर हम पेडिग्री कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा दोबारा से जो है हम रिवाइज करते हैं, तो हमने देखा था डिफरेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी। इट इज रिप्रेजेंटिंग मेल, सर्कल रिप्रेजेंटिंग फीमेल, और ये हमारे पास अननोन सेक्स के लिए था। अगर कि हम क्रॉस लगा देते हैं, डिसीज मीन फोर्थ हुआ हुआ मर्द है, और हमारे पास ये हमारे पास उसके अंदर अगर कोई नंबर लिखा हो तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अफेक्टेड मेल, जिसको हम डिजीज की बात कर रहे हैं, अफेक्टेड फीमेल है। और प्रोबेंड के साथ अगर के डिजीज पर्सन के साथ एरो हम लगा दें तो वो बन जाता है प्रोबेंड। प्रोबेंड क्या है, ये आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन कि ये वो इंडिविजुअल है जिसको हम अभी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और इसकी फैमिली हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, इसको हम प्रोबेंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बता रहे जी हेट्रोजाइगस मेल है, जिसके जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैरियर है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, इसके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स मौजूद हैं। एक एलील नॉर्मल है और एक एलील क्या है, वो डिजीज्ड है। सेम एज द केस विद द हेट्रोजाइगस फीमेल। और ये हमारे पास बता रहा है जी कि विद द सर्कल, जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये फीमेल कैरियर फॉर द एक्स लिंक ट्रेट्स, कि जब भी सर्कल अंदर लगा होगा हम उससे वाज़ेह रिप्रेजेंटेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्स लिंक कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास अगर के दो हमारे पास मेल और फीमेल अगर सिंगल लाइन से आपस में ज्वाइन हैं तो हमारे पास मैटिंग शो कर रही है, मीन इनकी शादी हुई हुई है, ठीक है, उनके दरमियान क्रॉस हुआ है। और उसको अगर हमारे पास डबल लाइन से शो किया गया, देन इट इज शोइंग द कंसेंटेनियस मैरिजेस, ठीक है, या यूनियंस जिसको हम कह सकते हैं, मीन कजन के दरमियान हमारे पास क्या हुई हुई है कि दोनों मियां बीवी क्या है, आपस में कजन्स हैं, ठीक है। उस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा तो हमारे पास उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो उसको हमारे पास आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग वाली लाइन ये है, ये ज्वाइनिंग लाइन आपस में रिप्रेजेंट कर रही है जी कि हमारे पास ये क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की केस में हमारे पास क्या होता है कि हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल हमारे पास जो होता है गैमीट होता है वो फर्टिलाइज होता है, और वो सिंगल गैमीट जो है बाद में हमारे पास क्या होता है, सिंपली बाद में स्प्लिट होता है, उसके अंदर हमारे पास चेंजेस आती हैं और वो टू गैमीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इस केस में हमारे पास एक ही गैमीट टू गैमीट्स में कन्वर्ट हुआ है, सॉरी एक ही एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है दो एग्स में कन्वर्ट हुआ है, देन द कंडीशन विल बी टर्म्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की, तो उस केस में क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है दो हमारे पास एग सेल्स को, और हमारे पास वो दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। दैट इज वाई कि हमारे पास इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया जाता, और हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेडिग्री है आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बता रहे हैं जी प्रोबेंड है ये, ठीक है। प्रोबेंड मतलब कि ये हमारे पास इंडिविजुअल है जिसको हमने जिसको डिजीज और हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इसकी हम जो है पूरी फैमिली को स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास डिजीज फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, और ये नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आते हैं अपने जो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है। ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस है सबसे पहला। तो ऑटोसोमल का मतलब क्या है जी, कि पहली चीज तो ये है कि हमें क्लियर कट पता है जी कि ये जो डिजीज है उसका एलील किसके ऊपर मौजूद है, ऑटोसोम के ऊपर मौजूद है। ऑटोसोम्स कितने हैं हमारे पास जी, 22 पेयर्स आर
44 जो है हमारे पास जो है ऑटोसोम्स होते हैं। ओवरऑल 44 ऑटोसोम हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अगर उसको पेयर की बात करते हैं तो वो 22 पेयर्स हो जाते हैं। और हमारे पास जो है वन जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd, और अगर उसकी बात करें तो दो हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स एक्स हो सकता है या फिर वो एक्स वाई हो सकता है। तो ओवरऑल नंबर 46 और 23 पेयर्स हो जाता है। तो पहली चीज जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है जी, कि ऑटोसोमल है तो उससे हमें एक चीज पता लग गई कि इट इज प्रेजेंट ऑन दीज 22 क्रोमोसोम्स, जो कि ऑटोसोम से रिलेटेड है, मीन आपकी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और हम हमारे पास दूसरा आ जाता है डोमिनेंट वर्ड आ जाता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है जी, हम पहले भी हम इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है, इन दैट केस आपके पास सिंगल एलील भी जो है हमारे पास क्या है, वो भी फिनोटाइपिक चेंज काज कर सकते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, दूसरा रिसेसिव होता है जिसमें हमारे पास 2 नंबर ऑफ एलील जो हैं वो हमारे पास इन द पेयर होने चाहिए किसी भी फिनोटाइपिक चेंज के लिए। So autosomal dominant inheritance, only one copy of disease allele is necessary for the individual to be susceptible to expressing a phenotype. Mean कि अगर उसके अंदर उसका जो एलील है उसको हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, वो हमारे पास अगर एक भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, खराब हो गया, मीन वो डिफेक्टेड हो गया, तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा केस कि वहां पे हमारे पास क्या डेवलप होगी, डिजीज डेवलप होगी। और वो डिजीज हमारे पास क्या करेगी, फौरी तौर पे अपना इफेक्ट शो करेगी। मीन फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या होता है, फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है जी फिजिकल अपीयरेंस, वो अपना फिजिकल इफेक्ट फौरी तौर पे आपको शो करेगी, उसको दूसरा एलील डिफेक्टेड होने का टाइम नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि हमारे पास इसी वजह से ईच प्रेगनेंसी, हमारे पास हर दफा जब भी आपके पास जो है कंसीव किया जाएगा बेबी, तो वहां पे हमारे पास जो रेशियो आएगी वहां पे वो होती है 50%। इस केस में जब आपके पास सिंगल एलील डिफेक्टेड होता है, ठीक है, कि हमारे पास 50% चांस है कि ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट द डिजीज, ठीक है। 50% चांस क्यों है जी, कि समटाइम्स क्या होता है, हमने क्या कहा, एलील सेग्रीगेट करते हैं, तो आपके पास जो एग बनेंगे वो हमारे पास दो तरह के बन सकते हैं। एक वो होगा जिसके अंदर जो है डिफेक्टेड एलील होगा, और एक वो होगा जिसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल एलील होगा। तो देयर इज अ 50% चांस कि आपके पास नॉर्मल एग फर्टिलाइज हो जाए, और 50% चांस है कि आपके पास जो है डिजीज एलील हो जाए। मगर ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है कि फीमेल जो है हमेशा जो है मुसलसल जो है इसी तरह का एग प्रोड्यूस कर रही हो, जो कि हमारे पास हर टाइम जो है डिफेक्टेड एलील कैरी करके आगे आ रहा है। और समटाइम्स क्या होता है कि फीमेल जो है हर टाइम इस तरह का हमारे पास एग प्रोड्यूस, या मेल जो है इस तरह का स्पर्म जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा हो जिसके अंदर जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसके अंदर नॉर्मल एलील जो आगे ट्रांसमिट होके आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, ये प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते जी कि लाजमी ये है कि ये इसी तरह से होगा, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। Unless new mutation occurs, all the affected individual will have at least one parent who carry the diseased allele. अगर के हमारे पास न्यू म्यूटेशन नहीं होती, दूसरे पेरेंट के अंदर कोई इस तरह का सेम एलील डिफेक्टेड नहीं हो जाता, तो हमेशा क्या होगा, आपका एक ही पेरेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अफेक्टेड होगा या डिजीज्ड होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस, इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, वर्टिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको वर्टिकल इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही है। ऊपर आपके पेरेंट्स होते हैं, नीचे आपके क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दैट इज वाई कि ये हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ऊपर से नीचे आ रही, मीन अपवर्ड हमेशा आपके पास जो है फर्स्ट जनरेशन होती है, नीचे जो है सेकंड जनरेशन, उससे नीचे आपके पास थर्ड जनरेशन, तो ये अप टू डाउन आ रही है, दैट इज अ वर्टिकल जो आ जाता है इनहेरिटेंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्टिकल inheritance. Across a population, the proportion of affected males should be equal to affected females. कि हमेशा क्या होगा, क्योंकि 50% चांस है, तो मेरा हमेशा क्या होगा कि हमारे पास 50% मेल जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं और 50% फीमेल, कि हमेशा क्या होगा, आपके पास इक्वल प्रोपोर्शंस में होंगे ये हमेशा कभी भी ये नहीं होगा कि हमेशा आपके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो इफेक्ट हो और मेल इफेक्ट ना हो, और कभी इस तरह से नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेल इफेक्ट हो और फीमेल इफेक्ट ना हो। तो ये इक्वल एक प्रोपोर्शन हो सकती है कि आपके पास मेल और फीमेल जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में इफेक्ट होंगे, ठीक है। उसमें मतलब कि जो है जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, ठीक है, सेक्स डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑटोसोमल डिपेंडेंट है। तो इसमें वजह से हमारे पास क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के पास ऑटोसोम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, और इस वजह से ही हमारे पास कोई भी यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं होती, और इक्वली आपके दोनों जेंडर जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब क्या है कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड,
मेल टू मेल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो देखी गई है, और मेल टू फीमेल जो है हमारे पास फीमेल टू फीमेल जो है ट्रांसमिशन वो भी देखी गई है। अगर इसकी बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस की केस करें तो हमारे पास जो डिजीजेस इसमें मोस्टली आती हैं, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाती है और हंटिंगटन डिजीज आ जाती है। अब ये दोनों क्या होती हैं? अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल मसल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल बाइसेप पे, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या हो जाता है कि यहाँ पे मसल जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता। जबकि हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है कि आपके पास जो फ्रंटल हॉर्न्स होते हैं आपके ब्रेन के, ठीक है, वो नॉर्मल ब्रेन की कुछ इस तरह से होते हैं, जबकि हंटिंगटन डिजीज में क्या हो जाते हैं, ये ब्रॉडर हो जाते हैं। इस ब्रॉडर होने की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, इन इंडिविजुअल्स के अंदर आपके पास जो डिजीज होती है वो हमारे पास जो है उनको एबनॉर्मल कर देती है। मीन उनको मेंटली हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा वो जो है एबनॉर्मल होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये किस तरह से पेडिग्री होगी, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास पहला रूल था जी कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो हमेशा क्या है देखा जाए जी कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है मेल जो है पेरेंट जो था वो अफेक्टेड था, और यहाँ पे जो है हमारे पास उसके दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। जबकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर रेशियो देखी जाए, इनके चार बेटे हैं, दिस इज फर्स्ट, सॉरी चार बच्चे हैं, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ओवरऑल प्रोपोर्शन क्या होगी, यहाँ नॉर्मल टू डिजीज रेशियो क्या होगी, हमने क्या कहा था 50% चांस होता है कि आपके पास वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो डिजीज भी हो सकता है। तो हमारे पास दो बंदे यहाँ पे क्या हैं, वो डिजीज हैं, और बाकी दो हमारे पास क्या हैं, वो नॉर्मल हैं। तो इस वजह से हमारे पास पहला रूल तो यहाँ पे क्लियर कट हमें पता चल गया जी कि हमारे पास 50% रेशियो प्रिवेल कर रही है। दूसरी चीज क्या है कि हमने कहा था कि यहाँ पे मेल टू फीमेल रेशियो जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। हमारे पास क्या होगा कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, तो हमारे पास ये हमारे पास रेशियो जो है ओवरऑल सेम चल रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस इंडिविजुअल को, ठीक है, जो कि हमारे पास अफेक्टेड मेल है, इसकी हमारे पास अगर पेडिग्री हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा समवट चेंजेस आई हैं। उसकी चेंजेस क्या है कि हमारे पास यहाँ पे रेशियो जो है वो 75% जो है हमारे पास क्या है, डिजीज है, जबकि 25% क्या है, वो नॉर्मल है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास, मैंने क्या आपको क्या कहा था, लाजमी नहीं है कि आपके पास हर टाइम जो है आपका जो है 50% रेशियो ही चलेगी। हो सकता है कि फीमेल या मेल जो है वो इस तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करें जिसमें हर टाइम वो डिफेक्टेड एलील ही आगे ट्रांसमिट करें, या हो सकता है कि डिफेक्टेड एलील वाला जो हमारे पास गैमीट है वो ही फर्टिलाइज करे या हो। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि ये डिजीज इस तरह प्रिवेल कर सकती है। अब हम इसकी क्या करते हैं, स्पेसिफिक पेडिग्री ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास किस तरह हुआ, हम इसको एलील बेस पे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास, मैंने क्या कहा, आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस की, तो हम इसकी पेडिग्री ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने कहा जी एक मेल है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक फीमेल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साथ में आपको एलील्स ड्रॉ करके समझाऊंगा। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, उसी पेडिग्री को लेके हम चलते हैं कि मेरे पास क्या है, मेल जो है वो अफेक्टेड है, मैं इसको ए स्टार ए दे देता हूं, जबकि फीमेल के दोनों एलील्स क्या हैं, ये नॉर्मल है। कैपिटल लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, कि ये आपके पास डिजीज क्या है, डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, कि हमारे पास डिजीज डोमिनेंट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे मैं एक्स और वाई यूज नहीं कर रहा, तो इससे दूसरी चीज हमें क्या पता चल जाती है कि ये जो हमारे पास एलील है, ये कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है, ये हमारे पास ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास डोमिनेंट एलील है और मेल के ऊपर एक अफेक्टेड एलील है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीटली फिल्ड कर दूंगा कि ये हमारे पास क्या है, डिजीज है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि हमारे पास दो केसेस होने चाहिए, ए स्टार ए और ए कैपिटल ए कैपिटल ए। अब क्या होगा कि हमारे पास 4 टाइप्स के आपके पास जो है जाइगोट्स मतलब जीनोटाइप्स बन सकते हैं, जिसमें ए स्टार पहले ए कैपिटल ए स्टार ए, फिर ए स्टार ए, देन कैपिटल ए जो कि दोनों नॉर्मल हो गए, देन कैपिटल ए। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट इसके साथ और देन इसके साथ करेगा, एंड ये भी हमारे पास जो ए स्टार वाला है ये फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास एलील के साथ, और दूसरे एलील के साथ सेग्रीगेट। मीन इस तरह से इनका चांस हमारे पास बन सकता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर जेंडर्स ड्रॉ करता हूँ, जेंडर्स और मीन सॉरी ऑफस्प्रिंग ड्रॉ करता हूँ, तो फर्स्ट मैं कहता हूँ फीमेल हुई है, देन जो है एक इनका बेटा है, देन जो है एक फीमेल है, देन इनका एक बेटा है, ठीक है। हम नॉर्मल आइडियल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि हम इस एलील्स को इनके ऊपर ड्रॉ करते हैं। मैं कहता हूँ जी ए स्टार ए
कैपिटल ए जो कि नॉर्मल है, कैपिटल ए नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अफेक्टेड था एक एलील, तो इस फीमेल के अंदर क्या होगी, डिजीज प्रिवेल करेगी, ठीक है। और इस मेल के अंदर हमारे पास डिजीज प्रिवेल करेगी, जबकि इस मेल और फीमेल ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमेशा क्या होता है कि फैमिली जो है वो मेल से रन हो रही है, तो मैंने क्या किया, इस मेल की एक नॉर्मल फीमेल से शादी करा दी, तो जिसकी क्या है हमारे पास, अगर इसकी शादी होती है तो उसके हमारे पास नॉर्मल फीमेल है तो उसके एलील्स नॉर्मल होंगे। अब क्या है कि हमारे पास जो पैटर्न आया उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 फीमेल्स हैं और 2 मेल्स हैं, मगर हमने जो अभी लास्ट डिग्री स्टडी की उसमें हमने क्या देखा कि आपके पास क्या है कि 3 जो है इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या है, अफेक्टेड हैं, और हमारे पास क्या है, एक जो हमारे पास इंडिविजुअल क्या है वो जो है अफेक्टेड नहीं है। तो हम इस पैटर्न को यूज करते हुए इधर से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर किसके पास क्या है, नॉर्मल एलील्स हैं, और इनको क्या हुआ है, तीनों को फादर से क्या मिला है, डिफेक्टेड एलील मिला है। क्या मिला है, डिफेक्टेड एलील मिला है। ये तो केस हो गया जो हमने अभी पीछे स्टडी किया था, किसका, जो हमने अभी पेडिग्री स्टडी की थी उसका। अब मैं अगर को नॉर्मल पैटर्न से ही लेके चलूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए जी कि हमारे पास जो 4th इंडिविजुअल है, ठीक है, वो हमारे पास इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ वो भी नॉर्मल होना चाहिए कि मेरे पास 50% रेशियो सेम रहे। मगर मैं अगेन से रिपीट करता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि हमारे पास ये चीज इसी तरह से परमानेंटली चलती रहे कि आपके पास प्रॉपरली 50% रेशियो ही मेंटेन रहे, हमेशा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज दिस इज प्रिडिक्शन। अब क्या है कि आपका टास्क ये है कि आपने ये देखना है कि आपने इसमें ऑपोजिट जो है लेके चलना है, आपने फीमेल को अफेक्टेड लेके चलना है, दिस इज योर टास्क, ठीक है। आपने फीमेल को अफेक्टेड लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये पेडिग्री ड्रॉ करनी है। मगर अगेन से मैं एक चीज आपको रिपीट करता चलूं कि आपने जब भी पेडिग्री ड्रॉ करनी है तो वहां पे आपने क्या करना है, एलील्स को शो नहीं करना होता। ये एलील्स आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एलील्स आप नॉर्मल पेडिग्री के अंदर शो नहीं करते हो, ठीक है। अब आपकी जो फाइनल पेडिग्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब क्या होगा कि अब आपको कैसे पता चलेगा ये डिजीज ऑटोसोमल है या जो है हमारे पास एक्स लिंक्ड है, और दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे पास डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ऑटोसोमल और सॉरी, पहले हम आते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट के केस में। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजीज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कैरियर्स आपके पास नहीं बन रहे। तो इस बेस पे मैं सबसे पहली प्रिडिक्शन करता हूँ कि इस केस में जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है, ऑटोसोमल सॉरी डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। जो दूसरी चीज मैं देखता हूँ वो क्या होगी कि मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अगर देखा जाए तो अगर के मेल है तो वो सिर्फ मेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और फीमेल है तो वो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मेल्स और फीमेल्स को अफेक्ट नहीं कर रही। तो उस केस में क्या कह सकता हूँ मैं कि ये हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शन है हमारे पास दोनों जेंडर्स की। तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जेंडर्स की क्या आ रही है, इक्वल प्रोपोर्शन आ रही है। मगर क्या है, सम केसेस में ये चीज हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है। अब हम आते हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट मोड ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ मूव करता हूं, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, 2 copies of alleles are required for an individual to be susceptible to expressing the phenotype। उनके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो एन इंडिविजुअल है उसके अंदर जो है दोनों कॉपीज ऑफ एलील्स को क्या होना चाहिए, डिफेक्टेड होना चाहिए। पहले में हमने डोमिनेंट केस में कहा था अगर के एक भी हुआ तो हमारे पास डिजीज जो है वो हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर के सिर्फ दोनों जब तक नहीं होंगे तो हमारे पास डिजीज काज नहीं होगी। टिपिकली पेरेंट्स क्या होंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर नॉट अफेक्टेड बट आर जीन कैरियर्स। नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डिजीज नहीं होती, वो नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे पास कैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। कैरियर्स क्या होते हैं, वो होता है इंडिविजुअल जिसके पास एक डिजीज एलील मौजूद है मगर उसके पास क्या है, आपके पास डिजीज डेवलप नहीं हो रही है। विद ईच प्रेगनेंसी ऑफ अ कैरियर पेरेंट, कि आपके पास अगर पेरेंट कैरियर है, डिजीज नहीं है, वो क्या है, कैरियर है, तो उस केस में क्या है, 25% चांस है कि आपके पास जो है 25% जो है इंडिविजुअल डिजीज हो, 50% इंडिविजुअल्स क्या हो वो कैरियर हो, और 25% इंडिविजुअल्स क्या हो वो जो है नॉर्मल हो, उनके पास कोई भी हमारे पास डिजीज एलील ना हो। तो ये इस तरह से पैटर्न किस तरह चलेगा ये अभी हम पेडिग्री ड्रॉ करके स्टडी करेंगे।
As with the autosomal dominance inheritance, the proportion of the affected male should be equal to the proportion of affected female in a given population. डोमिनेंट के केस में क्या था कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में भी उसी तरह से चलेगा कि इक्वल प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है डिजीजेस की, कि आपके पास सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फिब्रोसिस, आपके पास दो तरह की डिजीज है। अब आप इस पैटर्न में देखते हो कि आपके पास अनअफेक्टेड कैरियर फादर है और अनअफेक्टेड कैरियर मदर है। अब क्या है कि यहाँ पे जो अफेक्टेड है, जो हमारे पास एलील है, वो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, ये डिफेक्टेड है, जबकि कैपिटल आर क्या है, वो नॉर्मल है। पहले केस में क्या हुआ कि फादर ने हमारे पास नॉर्मल एलील डोनेट किया और इस मदर ने भी नॉर्मल दिया, तो ये इंडिविजुअल क्या हो गया, नॉर्मल है। फिर उस केस में नेक्स्ट में क्या है, फादर ने नॉर्मल दिया और मदर ने क्या किया, डिफेक्टेड दिया, ये कैरियर आ गया। इस केस में फादर ने जो है डिफेक्टेड एलील दिया और मदर ने नॉर्मल डोनेट किया, तो ये भी हमारे पास कैरियर है। जबकि लास्ट केस में दोनों ने डिफेक्टेड एलील दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिजीज। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे पास 1 in 4 जो है वो नॉर्मल है, दैट इज 25% विल बी नॉर्मल। हमारे पास देखते हैं 2/4 जो है वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कैरियर्स हैं, दैट विल बी 50%, ठीक है, कि 50% आपके पास क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। एंड देन लास्टली आपके पास क्या है कि 1/4 जो है आपके पास डिजीज है, दैट विल बी 25%, कि आपके पास 25% इंडिविजुअल्स क्या हो सकते हैं, वो डिजीज हो सकते हैं। अब जो हमने दो डिजीजेस की एग्जांपल देखी, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, आपके पास जो आपके जो लंग्स की जो हमारे पास ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनकी हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है, उनके अंदर म्यूकस आ जाता है और आपके पास प्रॉपर एयर पैसेज नहीं हो सकता। ये भी एक ऑटोसोमल जो है हमारे पास रिसेसिव इनहेरिटेंस का केस है। जबकि सिकल सेल एनीमिया जो आपको पता है, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सेल्स जो है वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो इस केस में भी आपके पास जो डिजीज आती है उसको हम क्या कह सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अब इस मोड ऑफ इनहेरिटेंस को देखते हैं। हमने क्या कहा था कि टिपिकली आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके पास कैरियर्स हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ ये रिप्रेजेंटेशन, जब वो हाफ शेड फील्ड होंगे, हाफ जो है हमारे पास जो है वो हाईलाइटेड होंगे वो इंडिविजुअल्स, देन दे विल बी टर्म्ड एज कैरियर्स। के मीन उनके पास एक एलील जो है वो डिफेक्टेड है, एक एलील क्या है, वो नॉर्मल है। और उस वजह से हमने कहा था जी कि हमारे पास 25% विल बी नॉर्मल, ठीक है, और हमारे पास 25% विल बी हमारे पास डिजीज, एंड देन वी नो दैट कि हमारे पास 50% जो है वो कैरियर होंगे। अब दूसरा एक सिनेरियो है कि अगर के वन ऑफ द पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, तो उस केस में क्या होगा, वन ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, तो उस केस में ये है कि आपके पास जो है रेशियो ऑफ द कैरियर्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल है, हर टाइम वो एक जो हमारे पास एलील जो है हमारे पास क्या है, वो जो है डोनेट करेगा, जो कि नॉर्मल है। और रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्योंकि हमारे पास कहता है कि हमारे पास जब तक हमारे पास दोनों एलील्स डिफेक्टेड ना हो, तो हमारे पास डिजीज काज नहीं होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस चलेगा, जिसमें हमारे पास सारों के पास एक डिफेक्टेड एलील होगा और एक नॉर्मल होगा। दैट इज व्हाई दे ऑल विल बी द कैरियर्स, दे विल नॉट प्रिवेल एनी डिजीज। अब इसकी अगर हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं, जिस तरह हमने पहले ड्रॉ की, तो हम उसको देखते हैं जी किस तरह से होगा। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहली चीज कि हमारे पास हम दो इसमें सिनेरियोस देखेंगे कि हमारे पास दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर्स हैं, ठीक है, ही इज द कैरियर एंड शी इज द कैरियर, ठीक है। तो मैं शो करूं ए स्टार ए एंड ए स्टार ए के मतलब जी आपके पास एक एलील जो है वो अफेक्टेड है और दूसरा एलील जो है अफेक्टेड नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही पैटर्न चलेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, कि हमारे पास पहला बनेगा ए स्टार ए, ठीक है, दूसरा ए स्टार सॉरी ए स्टार एंड देन ए स्टार ए, देन अगेन से ए स्टार ए एंड नॉर्मल ए एंड नॉर्मल ए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये एक हम कहते हैं ये फीमेल थी, ये मेल था, ठीक है, और ये फीमेल थी और ये मेल था, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील डिफेक्टेड हैं, तो इसको तो डिजीज होगी क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, रिसेसिव है। इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये कैरियर होगा क्योंकि इसके पास एक एलील जो है वो अफेक्टेड है। इस केस में हम क्या देखते हैं, इसके पास भी एक एलील अफेक्टेड है, तो इसको भी डिजीज होगी। और इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास ये इसके पास कोई भी एलील अफेक्टेड नहीं है, तो ये नॉर्मल रहेगा। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये फीमेल थी जो जिसकी शादी होगी एक नॉर्मल मेल से, ठीक है, और इनके इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जो पैटर्न चलेगा उस केस में क्या होगा, सारों के केस में ए स्टार ए, ए स्टार ए, ए स्टार ए एंड ए स्टार ए, मीन के सारे जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास
कैरियर्स होंगे। क्यों? उन सबके पास क्या होगा, एक एलील डिफेक्टेड होगा और एक एलील क्या होगा, नॉर्मल होगा। दैट इज वाई कि ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसी तरह से चलेगा। अब क्या है, आपका टास्क है कि आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है ये पेडिग्री के। फर्स्ट सिनेरियो में आपने क्या करना है कि वन ऑफ द जो है बोथ पेरेंट्स को आपने क्या कर देना है, डिजीज कर देना है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डिजीज हो जाएं, तो फिर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जनरेशन किस तरह से आएगी। और मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि अगर दोनों पेरेंट्स डिजीज होंगे तो पहले के जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो सारी की सारी डिजीज होगी, क्योंकि दोनों तरफ से डिफेक्टेड जो हमारे पास आ रहे हैं, एलील्स आ रहे हैं। और अगर उनमें से किसी की नॉर्मल के साथ शादी हो जाती है तो देन देयर विल बी द केस कि आपके पास जो है कैरियर्स की प्रोडक्शन होगी, जो कि हमारे पास सेकंड जनरेशन आ जाएगी। ये वाला सिनेरियो बनेगा सारा। तो हमारे पास दूसरा आपने क्या करना है कि वन जो पेरेंट है उसको हम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, कि जिसमें आपके पास क्या है, एक पेरेंट जो है डिजीज है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है। तो और आपके पास तीसरा एक आ सकता है कि आपके पास, बल्कि वो मैं ड्रॉ कर देता हूं कि आपके पास एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट क्या है, वो क्या होगा, कैरियर हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, तो लेट्स डू इट कि आपके पास पहले में क्या है, ए स्टार ए, दूसरा जब उसको करेगा तो कैपिटल ए, देन ए स्टार ए एंड देन कैपिटल ए। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 50% विल बी द कैरियर्स, ठीक है, और 50% जो होंगे आपके पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। उसकी वजह क्या है कि आपके पास एक पेरेंट जो है वो क्या है, आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। इस वजह से आपके पास क्या आना है, ये वाला चांस आना है कि आपके पास 50% कैरियर्स हो, 50% नॉर्मल हो। इस केस में आपके पास कोई भी आपके पास डिजीज डेवलप नहीं होगी, कोई भी इंडिविजुअल जो है ऐसा नहीं होगा जिसको डिजीज डेवलप हो। तो इस तरह आपके पास हमेशा जो है आपने पेडिग्रीज देखनी है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स, कि आपके पास क्या इंडिविजुअल जो है वो कैरियर है, दोनों के दोनों कैरियर हैं, एक कैरियर है, दोनों में से एक डिजीज है या दोनों डिजीज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके पास जो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपको समझना इजी हो जाएगा, और इसी तरह से आपके पास सारी जो है हमारे पास सिनेरियोज आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।